बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने जितनी अपनी बेस्ट दे सकती थी ना इस पीएनएफ टेक्निक को समझाने के लिए मैंने दी है, लेकिन स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी। हर लिहाज से मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस को सर्च किया, आपको पीएनएफ कहीं पे भी लिखा हुआ इस तरीके से नहीं समझ आएगा। एक दो इंडियन वीडियोस हैं, इंडियन यूट्यूबर्स की वीडियोस हैं, लेकिन जिस लेवल का हमने समझने की रिक्वायरमेंट है और सब कुछ, वो हमारी फिर भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है उस वीडियो से। उसके 2 पार्ट्स हैं और उसमें उसके साथ एक 7 मिनट की वीडियो और एक 9 मिनट की वीडियो है। उन्होंने समझाया बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन स्टिल के किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको, एक पॉजिटिव इस लेक्चर का पार्ट रहा था कि हमने उसको क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है। दूसरा ये कि मैंने अपना दी बेस्ट देने की कोशिश की है। बाकी स्टिल अगर कोई ऐसी लाइन जो बुक से आपको समझ नहीं आ रही है, मुझसे आराम से पूछ सकते हो आप। मैं दोबारा कह रही हूँ, पीएनएफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कल जब आप क्लिनिक में जाओगे, कहीं पे किसी सेटअप में जाओगे, तो पहली चीज़ आपके कानों में जो पहली चीज़ डलेगी एक सीपी बच्चे को मोस्टली ट्रीटमेंट के दौरान, वो यही होगी पीएनएफ टेक्निक्स अप्लाई करें इसके ऊपर। और पीएनएफ टेक्निक्स आपको कैसे तभी पता होगा ना कि कैसे अप्लाई करें, जब आपको उसकी सारे पीछे के बैकग्राउंड का पता होगा। ये मैंने आप बहुत अपनी कोशिश की है। मैंने पूरी रात लगा के 1 डेढ़ घंटा मेरा सिर्फ इसको कि कैसे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखा जाए कि आपको समझ भी आ जाए और बुक से भी अच्छे तरीके से पता लग जाए। तो मैंने अपना पूरा टाइम सिर्फ एक पीएनएफ टेक्निक्स को मेरा 1.5 घंटा लगा, लेकिन मैंने आपको एक सिर्फ ये 40 मिनट्स में समझाने की कोशिश की है। और इसको अगर आपने अच्छे तरीके से सुन लिया ना, तो आपको इस कदर आसान रहेगा। आपको जब आप लर्न करने को लर्न बाय हार्ट करोगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 टू 20 मिनट्स लगेंगे। और ये पीडीएफ मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए कि आप बेशक इस पीडीएफ को अपने पास नोट डाउन कर लो, स्टिकी नोट्स के ऊपर लिख लो। स्टिकी नोट्स पे जब आप लिख के अपनी बुक पे लगा लोगे, तो आपने सिर्फ जब लिखना है तो आपने इन प्रोसीजर्स के पॉइंट्स को बुक के ऊपर ही मेंशन करने हैं 1 टू 3 करके। बहुत आसान हो जाएगा आपको याद करने में। ठीक हो गया। अब हमारे पास मजीद 2 एलएक्यूज आते हैं जो हमारे रह गए हैं यहाँ पे। वो है प्रोसीजरल गाइडलाइन फॉर एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेचिंग इंटरवेंशंस। इसके अंदर क्या है, हमने पेशेंट की इवेल्युएशन कैसे करनी है, फिर उसके बाद पेशेंट का हमने देखना है कि वो उसकी प्रेपरेशन कैसे करेंगे, फिर एप्लीकेशन कैसे करेंगे मैनुअल स्ट्रेचिंग को। ये वो सारी बातें लिखी हुई हैं। आई गेस कि जितना मैंने आपको पीएनएफ टेक्निक्स को पढ़ा दिया है, अब आपको रिक्वायर्ड नहीं है कि इसको मैं आपको समझाऊं दोबारा से। इसकी सिर्फ रीडिंग है, आप खुद रीडिंग करोगे, 15 मिनट्स आपको लगेंगे सिर्फ, सॉरी, सिर्फ 15 मिनट्स लगेंगे रीडिंग करना। सेम वही बातें हैं, बस ये बताया गया कि प्रेपरेशन कैसे करते हैं, एप्लीकेशन कैसे करेंगे, पेशेंट को आपने एजुकेट कैसे करना है एंड ऑल, ये सारे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कंप्लीमेंट्री एक्सरसाइज अप्रोचेस। बेसिकली ये एलईक्यू आया था पास पेपर में, जिसका हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि रिलैक्सेशन ट्रेनिंग कौन सी हो सकती है। हम लोग ना पहले बुक से देख ही नहीं रहे थे, हमने ना सर, हमें लगा कि सर की स्लाइड्स में है शायद, सिर्फ ना हमने ना सर की स्लाइड्स में से ना इस टॉपिक को ना सिर्फ लर्न कर लिया था। उधर ना बहुत थोड़ा लिखा हुआ है, वैसे वो तो बुलेट्स में होता है ना स्लाइड्स के अंदर, तो यहाँ पे लेकिन ना बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, आसान से अल्फाज में बताया हुआ है कि रिलैक्सेशन टेक्निक होती किस लिए है, यूज क्या है इसके। ये पहला पैराग्राफ तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी है कि हमारे पास एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, पेन को रिड्यूस करता है, पेशेंट को हेल्प करता है लर्न करने में, उसका जो हाई ब्लड प्रेशर है उसे मेंटेन करता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डिक्रीज करता है, हमारे पास हेडेक जो है उसको डिक्रीज करता है, इस तरीके से। फिर उसके बाद है इंडिकेशन ऑफ रिलैक्सेशन। ये वाला ब्लॉक, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आई थी ना, उसके अंदर ये ब्लॉक की जो ऊपर इंडिकेटर्स ऑफ रिलैक्सेशन पूछे हुए थे,
हमारे पास क्या है इंडिकेटर्स ऑफ रिलैक्सेशन। एक पेशेंट रिलैक्स्ड है, वो कैसे शो करेगा कि वो रिलैक्स्ड है। वो सारी बातें लिखी हुई हैं कि हमारे पास जॉ जो है वो ओपन हो जाता है, पाम जो है वो ओपन हो जाते हैं, फ्लैट फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, बहुत ईज पे होता है, मसल टेंशन बहुत कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट लो हो जाता है, हार्ट बीट डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट रिलैक्स्ड फॉर्म में है ना, तब उसका बॉडी हीट इंक्रीज होगी, बहुत ज़्यादा उसकी ब्रीदिंग स्लो होगी, इस कदर रिलैक्सेशन में होगा कि उसके फ्लैट फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे। वो ये सारी बातें बता रहा है। फिर उसके बाद एलिमेंट्स क्या होंगे कि हमारे पास रिलैक्सेशन टेक्निक ट्रेनिंग जहां आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, लाइट कम होनी चाहिए, सूदिंग म्यूजिक होना चाहिए, हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। जैसे मेडिटेशन करते हैं ना हम लोग, उस तरह का इन्वायरमेंट आप बेसिकली प्रोवाइड करते हैं ताकि मसल टेंशन डिक्रीज हो, सारी बातें। फिर उसके बाद हमारे पास 3 अप्रोचेज हैं जो कि हमारे पास एक्सप्लेन कर रही हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स को, ट्रेनिंग को। वो क्या क्या है हमारे पास? ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, अवेयरनेस थ्रू मूवमेंट। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग हमें शूट्स ने और लोथे और एंगले ने दी थी, जिसमें हमारे पास ऑटो सजेशन के थ्रू रिलैक्सेशन होगी, प्रोग्रेशन ऑफ एक्सरसाइजेज एज वेल एज मेडिटेशन होगी। ये 3 जो है हमारे पास अप्रोचेज, आपने इनको रट्टा मार लेना है, कोई इसके अंदर समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ सीधा सीधा रट्टा मार लेना है, जैसे एक थ्योरी होती है ना, वैसे ही अप्रोच है कि इन लोगों के मुताबिक रिलैक्सेशन टेक्निक्स इनकी किस तरीके से इन लोगों ने बेसिस उसकी फॉर्म की हुई थी। फिर प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन हमारे पास जैकोब्सन ने दी थी। अवेयरनेस थ्रू मूवमेंट हमारे पास फेडेनक्राइस ने दी थी। उसमें हमारे पास वो कहता है कि लिम्स की मूवमेंट कराएंगे, डीप ब्रीदिंग कराएंगे, कॉन्शियस रिलैक्सेशन प्रोसीजर होंगे, सेल्फ मसाज होगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर एबनॉर्मल पोस्चर अलाइनमेंट होगी टू रिमेडिएट मसल टेंशन एंड पेन। एबनॉर्मल मसल अलाइनमेंट में हमारे पास जैसे मेडिटेट नहीं कर रहे होते हैं, योगा टाइप कर रहे होते हैं, तो वो सारी बात है ये। फिर उसके बाद कहता है कि सीक्वेंस फॉर प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक क्या होगी, रीडिंग करोगे आपको समझ आ जाएगी। पायलट्स में क्या होता है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन इतना समझने वाला नहीं है, जो समझने वाली चीज़ें थी मैंने बहुत अपना अच्छा टाइम दे के आप लोगों को समझाया है। इन 2 LQ उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ रीडिंग है और आप लर्न कर लोगे बहुत आसानी से। पायलट्स एक हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम लोग बेसिकली वेस्टर्न थ्योरीज को कंबाइन करते हैं, जिसमें बायोमैकेनिक्स, कोर स्टेबिलिटी, मोटर कंट्रोल, इन चीज़ों को देख के हम लोगों ने एक्सरसाइज करवानी होती है, जिसमें डीप ब्रीदिंग आ जाती है, कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज आ जाती हैं, फोकस ऑन एक्टिवेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स आ जाता है, पोस्चर कंट्रोल एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग आ जाती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आ जाती है, बैलेंस एक्सरसाइज एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज आ जाती है। ये हमारे पास वो कहता है कि कम्युनिटी बेस्ड फिटनेस प्रोग्राम में यूज़ होता है, हेल्दी एडल्ट्स में यूज़ होता है। पायलट्स का बेसिकली पीछे क्वेश्चन है, तो जब आपने पायलट्स के पेशेंट के ऊपर देख रहे होगे ना कि आपने उसके लिए कैसी इंटरवेंशन प्रोवाइड करनी है, तो आपने उस क्वेश्चन के अंदर पायलट्स को पहले डिफाइन भी करना है कि बेसिकली पायलट्स होता क्या है। फिर हीट का बताया हुआ है कि हमारे पास जो हीट है वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है, तो कैसे कैसे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ वार्म अप बताया हुआ है कि हमने जब रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज प्रोवाइड करनी है तो हमारे पास वार्म अप मेथड क्या होना चाहिए। आगे शायद पिक्चर्स इसके अंदर है नहीं, इसके आगे वैसे टॉपिक है इफेक्टिवनेस ऑफ वार्म अप मेथड्स, वो हमारे पास क्या क्या होंगे। कोल्ड थेरेपी आप अप्लाई करते हो, उससे भी रिलैक्सेशन होती है, वो उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हमारे पास एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की ना उसकी पिक्चर लेना PDF में रह गया, लेकिन मैं आपको ना क्वेश्चन रीड करके ना सारा बता देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट फिजिकल फाइंडिंग्स फ्रॉम एन एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट वुड लीड यू टू डिसाइड दैट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज वर एन अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन।
क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की क्वेश्चंस वो वाले पूछ रहा है कि जिससे ये हमें पता लगेगा कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो पेशेंट को वो ठीक हैं कि नहीं। ये मेरी बुक के मुताबिक पेज नंबर 90 बनता है। इसमें बेसिकली वो बॉक्स 4.6 था, मैंने आपको एससीक्यू के लिए इसको मेंशन भी किया था कि जिसमें क्वेश्चन है कि हमारे पास हमने एग्जामिन करना होता है पेशेंट को कि किस तरह से हमारे पास जो है हमने एग्जामिन करना होता है पेशेंट को कि हमारी जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो हैं हम उस पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, हमने कौन सी टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, पहले कौन सी कर रहे थे, अब कौन सी कर रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमारे पेशेंट की उसमें अपनी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी कॉपरेशन कितनी है, वो सारी चीज़ें जो हैं 8 सवाल हैं वो आपने उसको वहाँ से देख के लिख लेना है। एससीक्यू के फॉर्म में आएगा, एलईक्यू के फॉर्म में नहीं आएगा ये। फिर क्वेश्चन है डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरियस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस स्पेशली मैनुअल सेल्फ एंड मैकेनिकल स्ट्रेचिंग अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड वन फ्रॉम बी मोर अप्रोप्रिएट चॉइस देन अदर। वो कहता है कि हमारे पास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ, फिर ये बताओ कि हमारे पास कौन से सर्कमस्टांसेस में हम कौन सी टेक्निक को अप्लाई करें। ये आ जाता है हमारे पास, मेरे पास पेज नंबर 90 के ऊपर ही है, इस बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ है मैनुअल स्ट्रेचिंग, फिर उसके बाद आ जाती है सेल्फ स्ट्रेचिंग, फिर उसके बाद आ जाती है मैकेनिकल स्ट्रेचिंग। इसकी आप लोगों ने लिखनी है इफेक्टिवनेस, ठीक है, इफेक्टिवनेस में कि उसका उसका पेशेंट इस टेक्निक का पेशेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। फिर उसके बाद वो पूछ रहा है कि हमने किस सर्कमस्टांसेस में कौन सी यूज़ करनी है। तो आप इसके अंदर जब रीडिंग करोगे तो इफेक्टिवनेस के अंदर ही आप लोगों को इसका भी आंसर मिल जाएगा। आपने एक टेबल बनाना है और आपने साथ में लिखे देना है सर्कमस्टांसेस, आगे ऊपर हेडिंग दे देनी है हमारे पास मैनुअल, सेल्फ, मैकेनिकल, और टेबल के अंदर आपने बाकियों का आंसर कर देना है। वैसे ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन एलईक्यू में आया हुआ है तो मैंने कहा मैं आपको आंसर ढूंढ के बता देती हूँ, और हमने कोई याद नहीं किया था वैसे ये। फिर क्वेश्चन है डिस्कस हाउ द इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिस्पांस ऑफ कॉन्टैक्टाइल एंड नॉन कॉन्टैक्टाइल टिश्यू स्ट्रेच, कंसीडर सच फैक्टर्स एज इंटेंसिटी, स्पीड, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच। सबसे पहले तो आ जाता है हम लोगों ने जो कॉन्टैक्टाइल और नॉन कॉन्टैक्टाइल स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर हमारे पास कि कैसे हमारे पास इसका इफेक्ट हो रहा होता है स्ट्रेचिंग का, वो बताना है। कैसे इफेक्ट हो रहा होता है, लेंथनिंग कॉज करवा रहा होता है, रिलैक्सेशन कॉज करवा रहा होता है, ये सारा आपने अपना आंसर खुद बनाना है, सेल्फ राइटिंग करनी है थोड़ी सी आपने। जो कॉन्ट्रेक्टाइल नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल का न्यूरोमस्कुलर न्यूरोफिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ना वहाँ से, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आपने इन 4 पॉइंट्स को अंडर करके फिर आपने इसके बारे में बताना है, इंटेंसिटी, स्पीड, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच। पहले आपने इनको डिफाइन कर लेना है अच्छे तरीके से कि ये इन टर्म्स का मतलब क्या है। फिर उसके बाद मेरी बुक पे पेज नंबर 88 है, उसके अंदर बॉक्स 4.5 में इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड मोड ऑफ स्ट्रेच का एविडेंस बेस्ड इंटर रिलेशनशिप्स एंड इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग आउटकम्स, ये पूरा एक बॉक्स है, वो आपने इसके अंदर आंसर में लिख देना। और हमने ये भी क्वेश्चन तैयार नहीं किया था। फिर अगला क्वेश्चन है
4. Discuss how your approach to and application of stretching would differ when developing stretching exercises for a healthy young adult. हम क्योंकि पेशेंट की इंटरवेंशन वगैरह तो नहीं ना अभी बना सकते हैं, और उसमें उसने कहा है कि नी, शोल्डर और एंकल की एक्सरसाइज के मुताबिक आपने बताना है कि क्या उसके अंदर हम लोग इंटरवेंशन वगैरह कर सकते हैं, वो हमने क्वेश्चन नहीं करना. एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर एंड रैशनैलिटी बिहाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये सारा का सारा आपको मैंने PNF टेक्निक से भी बताई है, वो करने हैं. फिर उसके बाद वो कह रहा है अगले क्वेश्चन में सिलेक्ट अ पॉपुलर एक्सरसाइज वीडियो टेप, रिव्यू करना है उसको. उसके बाद हमने बताना है कि जो एक्टिविटी परफॉर्म करवाई गई है वो हमारे पास सेफली करवाई गई है कि नहीं. तो ये क्वेश्चन भी हमें करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग अभी इस लेवल पे नहीं है कि हमें वीडियो एक दिखाई जाए तो हम उसको जज कर सके. फिर उसके बाद है योर पेशेंट हैज बीन अटेंडिंग पायलट्स क्लासेस over the past few months but is now receiving your therapy services for management of chronic strain of the hamstring. How could you integrate your patient's participation in these classes with your plan of care? पहले तो आपने बताना है कि पायलट्स हमारे पास किधर यूज होते हैं. रिलैक्सेशन टेक्निक्स के ट्रेनिंग के अंदर पायलट्स का आपने एक्सप्लेन कर देना है कि इसके अंदर होता क्या क्या है. फिर उसके बाद हमारे पास जहाँ पे हमने प्रोसीजरल गाइडलाइन फॉर एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेचिंग इंटरवेंशन, जिसमें एग्जामिनेशन और उसकी प्रेपरेशन और एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेचिंग का मैंने आपको LU बताया ना कि आपने खुद लर्न करना है. उससे पहले एक हेडिंग है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इनटू स्ट्रेचिंग. ये वाला इसके अंदर बेसिकली आंसर आएगा, लेकिन हम लोग का वही बात है, हम लोग को पढ़ाया नहीं तो हमने ये क्वेश्चन लर्न नहीं किया था, लेकिन आपको मार्किंग करवाना रिक्वायर्ड था तो मैंने क्वेश्चन की मार्किंग करवा दी है. अब हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है. कल हमने चैप्टर नंबर 5 ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह. संडे को हमने, क्योंकि आपकी शायद फार्मा की क्लास ना हो, अगर नहीं होती है तो संडे को शायद ब्रेक होता है ना, तो लेकिन हमने जो है ना कल अपना ना चैप्टर 5 ख़त्म कर लेना है, ताकि 6 और 7 जो है ना हम उसको डिवाइड करके ना नेक्स्ट वीक में पढ़ लें. अगर कॉलेज जाने से पहले अगर आपकी थेरा भी एक दफ़ा रिवाइज हो जाए ना, कि यानी कि अगर हम थर्सडे तक अपना थेरा कंप्लीट कर लेते हैं, मोस्टली बच्चे फ्राइडे को निकलने को भी होंगे, तो आप थर्सडे को एक दिन और फ्राइडे को जब तक आपने नहीं जाना है या रास्ते के अंदर अपनी थेरा की बुक को सामने रख के सिर्फ रीडिंग कर लो अच्छी, तो आपका बहुत फ़ायदे में रहोगे कि आपकी थेरा ख़त्म हो जाएगी. एटलीस्ट थेरा अगर आपकी अच्छी तैयार हो जाती है ना, तो आपका 70% सिलेबस कंप्लीट है. मैनुअल बहुत आसान है, उसका चैप्टर 5 और 6 है जो लर्न करने वाला है. उसके अंदर स्ट्रेच मोबिलाइजेशन, जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स, मैनिपुलेशन टेक्निक्स वो आ जाती हैं. लेकिन अगर आपको थेरा के ये 8 चैप्टर याद हो गए ना, तो आपके मैनुअल के 4 चैप्टर वो हो गए, और नेक्स्ट वो सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके याद हो गए हैं, तो फिर तो कुछ भी नहीं रह गया पीछे. मैनुअल के 2 चैप्टर रह गए, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो भी इंशाल्लाह हम कर लेंगे. बाकी ये है कि प्लीज़ PNF की मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब के सब PNF टेक्निक के क्वेश्चन को हाथ से लिखें. मैं ये स्क्रीनशॉट लेने लगी हूँ, जितने बच्चे इस वक्त इन्वॉल्व हैं क्लास में, मैं स्क्रीनशॉट लेने लगी हूँ. और कल से पहले यानी कि आज में मुझे आप सबकी असाइनमेंट चाहिए. पिक्चर्स आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप करनी है कि आपने PNF टेक्निक वाला हाथ से लिख के देखा है. अगर आप नहीं करोगे तो आपका नुकसान है. क्लास में तो मैं आपको आने दूंगी, लेकिन मुझे बुरा लगेगा कि मैंने इतना टाइम एक क्वेश्चन को दिया है और आपने उसको उतनी वैल्यू नहीं दी है. ठीक है, काइंडली प्लीज़ आप सब लोग ये क्वेश्चन हाथ से ज़रूर लिखना. ठीक हो गया. बाकी ये है कि अगर आपको अभी भी कोई क्यूरी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो. एनी क्वेश्चन? चलें फिर हम यहीं पे एंड करते हैं मीटिंग को. अच्छा पढ़ना, मुझे दुआओं में याद रखना. खुदा हाफिज़.